Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform. And in today's particular video, we have some words related to OWS. ठीक है, one word substitution. And today is the day 7 of OWS series. Okay. तो आज की वीडियो में हम लोग आज की क्लास में हम लोग कुछ कोर्ट एंड लॉ से रिलेटेड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कुछ कोर्ट एंड कुछ लीगल वर्ड्स, ठीक है, जो कि बेसिकली कोर्ट के सेंस में यूज होते हैं, लॉ के सेंस में यूज होता है। ठीक है, उसको समझने से पहले जैसे हम लोग 20 to 25 अप्रॉक्स 20 के आसपास हम लोग आज वर्ड्स को समझेंगे। ठीक है, लॉ से रिलेटेड वर्ड को उसे समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, ठीक है ना, कैसे हमारा देश जो है चलता है, उसी के बाद आपको वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, डेमोक्रेसी, तो उसके कितने पिलर्स होते हैं? 3 पिलर्स। ठीक है, 3 पिलर्स। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, क्या बोलते हैं हम लोग? लेजिस्लेटिव। सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव, क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी, क्या बोलते हैं हम लोग? जुडिशियरी। ओके, 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव को भी फर्दर देखा जाए तो क्या होता है हमारा? राज्यसभा एंड लोकसभा, ये आप लोग जानते हो। ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम एंड हिज कैबिनेट मिनिस्टर, और उनके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अच्छा, इनको एग्जीक्यूटिव को क्यों बोला गया? ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्यों बोला गया? क्योंकि ये लोकसभा एंड राज्यसभा के पहले से ऑलरेडी मेंबर होते हैं, इनको एग्जीक्यूट करके यहाँ पे लाया जाता है। ठीक है, एक पोस्ट दी जाती है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी बोला जाए तो हमारा जो है कोर्ट है ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जुडिशियरी। ओके, इसको देखा जाए तो हमारा क्या है? ये विधायिका हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है, विधायिका बोलने का मतलब जो भी आपका लॉ बनता है, जो भी कानून बनता है, ठीक है, वो किसके पास पावर होते हैं हमारे पास? राज्यसभा एंड लोकसभा, लेजिस्लेटिव बॉडी ही हमारे देश के लिए कोई भी क्या कानून बनाती है। ठीक है, अब जैसे एक चीज और समझोगे कि कोई भी कानून बनने से पहले वो क्या होता है? बिल होता है। बिल आप लोग समझते हो, जैसे लिखा गया जीएसटी। ठीक है, जीएसटी बिल था पहले। ठीक है, जीएसटी बिल, गुड्स एंड सर्विसेज बिल। लेकिन जब क्या हुआ कि ये लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, एंड प्रेसिडेंट ने इसको, ठीक है, कंफर्म कर दिया ना, तो दैट इज अब क्या हो गया? वो एक्ट आप लोग समझते हैं, लॉ बन गया, एक कानून बन गया। जैसे आप लोग बोलते हैं सीएबी, ठीक है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, लेकिन आप बोलते हो सीएए, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे आप बोला गया, तो एक्ट ये कब बन गया? जब ये लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ने भी उसे क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी उसे स्वीकृति दे दी, तब वो हमारा क्या बन जाता है? एक्ट, कानून एक बन गया। ठीक है ना। चलो, तो ये पिलर्स हम लोग तो आज इसी जुडिशियरी, इसी न्यायपालिका से रिलेटेड कुछ वर्ड्स को समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव स्टैच्यूट। क्या लिखा हुआ है वर्ड? स्टैच्यू नहीं है, स्टैच्यूट। ठीक है, स्टैच्यूट क्या होता है? स्टैच्यूट आप बेसिकली बोल सकते हो कोई भी लॉ बना गया, ठीक है, कोई भी लॉ पास कर दिया गया किसके द्वारा? लेजिस्लेटिव बॉडी ने किसी भी कानून को पारित कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूट। आप इसको समझ सकते हो बेसिकली, आप कोई भी अल्कोहलिक या टोबैको का बेसिकली आप सिगरेट के उसका जो डब्बा होता है उस पर देखोगे, या वाइन के बोतल पे देख सकते हो, तो उस पर लिखा हो रहता है स्टैच्यूटरी वार्निंग। क्या लिखा हो रहता है? स्टैच्यूटरी वार्निंग। ठीक है ना। तो स्टैच्यूटरी वार्निंग बोलने का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि लॉ भी, कानून भी इस चीज को बोलता है कि ये आपके लिए क्या है? नुकसानदेह, ये आपके लिए हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका यूज करते हो, आप इसको लेते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस पर लिखा हो रहता है क्या? स्टैच्यूटरी वार्निंग। ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट वर्ड, तो स्टैच्यूट आप लोग समझ गए कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास कर दी तो दैट इज कॉल्ड स्टैच्यूट। अभी हम लोग बस इस सारे वर्ड्स को यहाँ पे समझेंगे रफ वे में। ठीक है, और आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में बिल्कुल, है ना, हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वर्ड को सिर्फ अभी समझते जाओगे और फिर अपना नोट्स बना सकते हो उस चीज से। ठीक है, तो स्टैच्यूट आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ज्यूरिसडिक्शन। क्या है वर्ड? ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे समझोगे कि कोई भी वर्ड में JUR बेसिकली आ जाता है ना, तो दैट इज रिलेटेड टू लॉ, वो कोर्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आप बोलते हो जज, ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरी, पर ज्यूरी, ठीक है ना, जजमेंट, देख रहे हो JU सब में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? तो ज्यूरिसडिक्शन एक पार्टिकुलर एरिया को बोलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन भी हमारा 2 तरीके का हो सकता है, एक एरिया का ज्यूरिसडिक्शन एंड एक पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी समझते हो? पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बोलने का मतलब रिलेटेड टू मनी,
एरिया का ज्यूरिसडिक्शन हमारे पुलिस स्टेशन के पास होता है, ठीक है, और पेक्यूनरी पैसे से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन हमारे कोर्ट के पास होता है। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, बाय द वे क्या होता है कि एक जगह पे कोई क्राइम होता, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता कि वो जो एरिया जहां पे क्राइम हुआ वो कौन से पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो आप एक पुलिस स्टेशन में चले जाओगे एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए कि मेरे साथ यहाँ पे ये हुआ, मेरे साथ वहां पे स्नीचिंग, आप मेरा पर्स छीना गया, कोई भी क्राइम किया गया, ठीक है, मेरे साथ कोई भी ऑफेंस किया गया, तो वो पुलिस स्टेशन वाले जो वहां के एसआई होंगे, ठीक है, वो क्या बोलेंगे कि हम इस केस को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एरिया मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। क्या बोला जाएगा? ये एरिया मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, ये एरिया उस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है। तो जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस एरिया में वो क्राइम होगा ना, ठीक है, जिस पुलिस स्टेशन के अंडर वो है वही एफआईआर को लॉन्च कर सकता है बेसिकली, ठीक है। आप मूवी वगैरह में भी लिखते हो कि जैसे कि वो पर्सन जाता है एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए, तो पुलिस वाले नहीं एफआईआर लॉन्च करते हैं और बोलते हैं कि ये इलाका मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन एरिया का आप लोग समझ गए। एंड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बोलने का मतलब क्या होता है ना, जैसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है फैमिली के बीच में, ठीक है। अब हर एक कोर्ट का अपना अपना ज्यूरिसडिक्शन बनाया गया है बेसिकली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग होता है, हाई कोर्ट का अलग होता है। ऐसे देखो जितने भी जगह पे बेसिकली उसका सिटी का जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अब हर एक जगह का अलग अलग होता है, पर्टिकुलर नहीं बोल सकते, लेकिन एक चीज, एक पॉइंट है कि 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि प्रॉपर्टी को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डिवाइड कर सकता। वो केस कहां चला जाएगा? डायरेक्ट हाई कोर्ट में। किस चीज में चला जाएगा? हाई कोर्ट। क्लियर? तो समझ गए ज्यूरिसडिक्शन मतलब पावर जिसके एक एरिया में जो होता है, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्लेंटिव, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्लेंटिव। अब देख रहे हो कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, किसी पर्सन के साथ क्राइम हुआ तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर क्या करेगा? एफआईआर लॉन्च करने वाला उसके खिलाफ, ठीक है, जिसने उसके साथ क्राइम किया। तो जो पर्सन किसी केस को पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में लेकर आता ना, उस पर्सन को, उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेंटिव। लॉ में, लॉ लीगल वर्ड क्या बोला जाता है? उसे प्लेंटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड वी हैव डिफेंडेंट। तो आप लोग इससे देख लो, डिफेंडेंट किसी से बना? डिफेंड से। डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना, बचाना खुद को। डिफेंड, डिफेंडेड, डिफेंडेड, डिफेंड से बनकर डिफेंडेंट। तो जिसके खिलाफ केस किया जाएगा ना, जिसके खिलाफ एक्विजिशन फाइल किया जाएगा, जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, तो वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना कि हमने ये क्राइम नहीं किया है, ठीक है, वो बचाने की कोशिश करेगा, अपना सबूत पेश करेगा, अपना एविडेंस को लाएगा सामने कि हम ये क्राइम नहीं किए, तो वो पर्सन को आप क्या बोलोगे? डिफेंडेंट, ठीक है। तो प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट दोनों समझ में आ गया कि जो केस कर रहा है, जो एफआईआर लॉन्च कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेंटिव, और जो अपने आप को बचाएगा दैट इज डिफेंडेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड वी हैव लिटिगेंट्स। तो लिटिगेंट्स क्या होता है? जो भी पर्सन केस में इन्वॉल्व हो गए, या तो प्लेंटिव है, डिफेंडेंट है, और ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बोथ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट्स आर लिटिगेंट्स, ठीक है। आप डिफेंडेंट को भी लिटिगेंट बोल सकते हो एंड प्लेंटिव को भी क्या बोल सकते हो? लिटिगेंट्स, ठीक है। यहां तक आप लोगों को वर्ड में समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एफिडेविट। कुछ लोग इसको हाफी डेबिट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा अपने फादर वगैरह की एज के लोगों को देखोगे तो आप, है ना, उनको हाफी डेबिट बोलते हैं बेसिकली। तो हाफी डेबिट कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है? एफिडेविट, ठीक है। और ये एफिडेविट क्या होता है बेसिकली? आप जैसे हिंदी में आप बोलोगे तो क्या, एक हमारा शपथ पत्र के लिए, है ना। तो क्या होता है कि आप बेसिकली क्या अपना डॉक्यूमेंट्स कहीं पे फर्निश करते हो, कहीं आप अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको एक एफिडेविट लिखकर देना पड़ता है कि जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप दिया जा रहा है मेरी तरफ से, वो क्या है? बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया गया, इसमें डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है। आप अपने हाथों से वो चीज लिखते हो और आपका सिग्नेचर नीचे किया हुआ होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है डेपोनेंट, ठीक है, एक पर्सन डेपोनेंट। उस एफिडेविट पर डेपोनेंट जैसे आप कोर्ट में जाओगे बाहर, ठीक है, तो कोर्ट के बाहर बहुत सारे लॉयर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, तो वो आपके एफिडेविट को क्या करेंगे? वैलिड, उस पर अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना मोहर मारते हैं, तब वो एफिडेविट आपका क्या हो जाता है? ऑथेंटिक हो जाता है, ठीक है। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेपोनेंट। और ये जो एफिडेविट है कोर्ट में एविडेंस के तौर पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने ही लिख कर दिया कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिया जा रहा है या जो कुछ भी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, और वो अगर डुप्लीकेट पाया गया तो वो एफिडेविट को कोर्ट में आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पे, आपके खिलाफ सबूत के तौर पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। और आप कन्विक्ट हो सकते हो, आपको एक्यूज्ड हो सकते हो वहां पे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉर्पोरेट, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट चला जाएगा, बहुत सारा वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉर्पोरेट।
कॉर्रोबोरेट क्या होता है, ठीक है। अब जैसे बेसिकली क्या होता है, कहीं पे एक क्राइम हुआ, ठीक है, बेसिकली क्राइम के हुआ और बाय द वे मान लेते कि एक मर्डर ही, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। कहीं पे एक मर्डर का हो जाता है और वहाँ पे एक नाइफ, आप लोग मूवी वगैरह में भी देखते हो, ठीक है, वहाँ पे एक नाइफ ठीक है, वहाँ पे पुलिस को एक क्या मिला, एक नाइफ। अब नाइफ पे क्या है, फिंगरप्रिंट किसी पर्सन का, ठीक है, और उसके बाद क्या, उस पर ब्लड लगा हुआ, ठीक है ना। तो जिस पर्सन का मर्डर किया गया उसका ब्लड है और किसी पर्सन का क्या है, उस पे क्या, फिंगरप्रिंट। अब पुलिस क्या करेगी कि फिंगरप्रिंट के हेल्प से क्या उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करेगी, ठीक है, और वही जगह पे वो ब्लड जो लगा हुआ है उस पर्सन का जिसका मर्डर किया गया, दोनों को कॉर्पोरेट किया जाएगा, दोनों को कॉर्पोरेट किया जाएगा, ये स्पेसिफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो क्राइम इसी चाकू से, इसी नाइफ से किया गया है और उसी पर्सन ने किया है जिसका फिंगरप्रिंट है। तो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन, ठीक है। एक हेल्प मिलता है पुलिस वाले को वो एविडेंस के तौर पे कि क्राइम इसी बंदे ने किया है और इसी चाकू से किया गया, ऐसा आप लोग देखते हो, है ना। तो कॉर्पोरेशन आप लोग समझ गए। अब देखो एक वर्ड है सर्कमटेंशियल सिचुएशन, क्या क्रिएट होता है, सर्कमटेंशियल स्थिति को देखते हो। जैसे बाय द वे क्या हुआ कि किसी ने कोई क्राइम किया और वहां पे कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत, वहां पे जरा सा कोई भी निशान नहीं मिला, ठीक है ना। तो क्या करेगी पुलिस जो है, शक के आधार पे, डाउट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, ठीक है, किसी को ऐसा डाउट होता है ना किसी पे कि नहीं इसको दुश्मनी था, इसको इससे एनिमिटी था, ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाउट पुलिस किसी को अरेस्ट करती है ना, तो दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन। सर्कमस्टेंसेज को देखकर अगर किसी को कन्विक्ट बनाया जाता है, किसी को ऐसे कन्विक्ट कभी तभी कोई बंदा हो सकता है 100% जब कोर्ट ने उसे क्या कर दिया, जब कोर्ट में वो प्रूफ हो गया, ठीक है, सारे एविडेंस के थ्रू कि वो बंदा क्राइम किया, तभी वो कन्विक्ट है। ऐसे उसको एक्यूज बोल सकते हो, उस पर एक ब्लेम किया गया, अभी प्रूफ नहीं हुआ वो चीज, ठीक है ना। तो सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव समन्स, ठीक है, और समन्स बहुत ही नॉर्मल यूज होता रहता है वर्ड समन्स, आप लोग पेपर में भी देखोगे समन्स, है ना। तो समन्स बेसिकली क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बेसिकली आप बोल सकते हो उसको, कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया जाता है। जैसे जानते हो ना, कोर्ट में बुलाया जाता है, बेसिकली हर एक डेट दिया जाता है कि आपको इस डेट पे आना है ना। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई पर्सन जो अपने डेट पे वहां पे नहीं पहुंचा, ठीक है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, कोई पर्सन जानबूझकर भी डेलिबरेटली भी नहीं जा सकते हैं, और कोई पर्सन कोई वजह से कुछ हो गया, उनका तबियत खराब हो गया या कुछ भी हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए, तो कोर्ट उसको बार बार क्या भेजेगी, समन्स, ठीक है, एक ऑर्डर होगा कोर्ट की तरफ से, आपके किसी भी तरीके से टाइम निकालकर आप इस डेट पर कोर्ट में आइए। और कोर्ट बेसिकली किसी भी पर्सन को 3 बार समन्स भेजती है, ठीक है, अप्रॉक्स 3 टाइम्स, और उसके बाद नहीं तो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर क्या उसको अरेस्ट कर लिया जाता है अगर वो नहीं आएगा कोर्ट में तो, ठीक है ना। ये हो गया आपका समन्स, एक लीगल ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से आपको कोर्ट में आने के लिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिट, ठीक है, रिट क्या होता है उस चीज को समझते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि क्राइम किसी पर्सन ने किया, ठीक है, कोई बंदे ने कोई क्राइम किया, यू नो। अब देखो क्राइम भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक होता है हमारा सिविल केस, ठीक है, और एक होता है हमारा क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केस, एक होता है सिविल केस एंड एक क्रिमिनल केस। क्रिमिनल बोलने का मतलब कुछ भी, जैसे कि किसी पर्सन ने आपका पॉकेट, आपका पर्स चोरी कर लिया, आपको स्लैप किया, ठीक है, या आपके अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी भी टाइप का आपको किसी तरीके का हार्म पहुंचाने की कोशिश की गई, तो दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल केस। और सिविल केस में बात करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का केस, डाइवोर्स केस, ये सब जो केस होता है वो क्या होता है, सिविल केस, ठीक है ना। अब देख रहे हो एक वर्ड लिखा हुआ है रिट, तो रिट की बात करें बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया, ठीक है, बाय द वे मेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया या मारपीट कुछ भी किया गया, तो हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, तो नॉर्मल चीज है कि पुलिस के पास, एक नॉर्मल बंदा पुलिस के पास ही कंप्लेन करने के लिए, FIR लॉन्च करने के लिए जाएगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि पुलिस वाला ही आपके साथ गलत करने पे आ जाए, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर्स ही आपको किडनैप कर ले पैसा देने पे या कुछ करके, ठीक है, तब क्या होगा सिचुएशन, तब आपको हेल्प करने के लिए कौन आएगा। तो वैसे सिचुएशन में ही क्या बनाया गया, एक हमारे पास एक चांस होता है, हमारे पास एक आइडिया होता है किस चीज का, रिट का, ठीक है ना। और ये रिट बेसिकली फाइल किया जाता है, रिट डायरेक्ट हम लोग किस चीज में भेज सकते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है ना। ये कोई भी ऑफिसर के पास नहीं जाएगा, सीधा हाई कोर्ट में, समझ रहे हो। और वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर आएगा कोर्ट की तरफ से कि ये पर्सन को आप 24 आवर जितना भी टाइम दिया जाएगा कि मेरे सामने
पेश किया जाए। जैसे पुलिस वाले ही नहीं किडनैप कर लिया किसी को रखे हुए, ठीक है, जेल में बंद करके या कुछ भी ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट दे सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेल। तो बेल आप लोग नॉर्मली सुनते ही होंगे, जैसे किसी को एक्यूज किया गया और पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट करके पुलिस वाले ने अरेस्ट किया उसे और जेल में बंद किए हुए, ठीक है। तो कुछ क्राइम में क्या बेल पुलिस स्टेशन से ही हो जाता और कुछ क्राइम में आपको कोर्ट से बेल लेना पड़ता है। अगर क्राइम नॉर्मल छोटा मोटा मारपीट का है ना, तो नॉर्मली आपको पुलिस स्टेशन से ही क्या हो जाता है, बेल हो जाता, ठीक है। जैसा बोला गया कि आप तब तक कन्विक्ट नहीं हो जब तक कि आप पे जो आरोप लगाया गया, जो एक्यूजिशन किया गया है, वो प्रूफ ना हो जाए, ठीक है ना। तो पुलिस वाले भी आपको बेल दे सकते हैं, या तो आपको कोर्ट से बेसिकली 3 दिन या ऐसे होता है 3 डेज के बाद आपको कोर्ट जाना पड़ता है। और एक चीज और, पुलिस वाले को आपको 24 आवर से ज्यादा, ठीक है ना, जेल में रखने का उसके पास पावर नहीं है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर के पास 24 आवर से ज्यादा, ठीक है ना, जेल में किसी पर्सन को अंदर इम्प्रिजन में रखने का पावर नहीं होता, उसको 24 आवर्स के अंदर कहाँ, कोर्ट में पेश करना होता है बेसिकली, ऐसा हमारा लॉ है, ठीक है। तो बेल आप लोग समझ गए, एक टेम्पररी रिलीज है, ठीक है, टेम्पररी रिलीज, कुछ देर के लिए आपको छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही आपका क्राइम प्रूफ हो जाएगा ना, फिर आपसे 100% जेल चले जाओगे, ठीक है। तो ये बेल हो गया। उसके बाद एक वर्ड है कॉन्विक्ट। तो अभी बताया गया कॉन्विक्ट, जैसे आपको कोई एक्यूज किया, ठीक है, किसी पे एक्यूजिशन किया गया, किसी पे ब्लेमिंग किया गया कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, ये क्राइम किया गया, लेकिन कोर्ट में अगर वो प्रूफ हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड विटनेस। विटनेस आप लोग समझते हो, देख लो, एक वर्ड है हमारा एविडेंस, ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड इज विटनेस, ठीक है। तो एविडेंस क्या होता है, एविडेंस कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक पेपर हो सकता है या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है एविडेंस के तौर पे, लेकिन विटनेस की बात करें तो विटनेस डायरेक्ट एक पर्सन हो सकता है, ठीक है। और एक आप वर्ड सुने होंगे आई विटनेस। तो आई विटनेस हम लोग किसके बोलते हैं, आई विटनेस उस पर्सन को बोला जाता है जिसने क्राइम होते हुए अपनी आंखों से देखा, ठीक है, दैट इज आई विटनेस, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा फास्ट लिखे चला जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड, तो कॉन्विक्ट आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर बेसिकली क्या होता है, तो जैसे देखोगे कि एक कोर्ट के पास उतना टाइम नहीं होता उतना मैटर सॉल्व करने के, बहुत सारा केस इंडिया में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो नॉर्मली अगर मान लेते हैं कि एक सिविल केस का मैटर आता है, एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का या डाइवोर्स केस का, इस टाइप का मैटर आता है, तो कोर्ट अपना उसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए एक रिटायर्ड जज या एक लॉयर को हायर कर देती है, ठीक है ना। ये लीगल है, लीगली किस चीज को, एक रिटायर्ड जज को या लॉयर को हायर किया जाता है, क्या करने के लिए, वो दोनों पर्सन के बीच में जो मैटर है उसको सॉल्व करने के लिए। अब वो पर्सन जो है, वो दोनों पर्सन, एक जो प्लेंटिव और डिफेंडेंट पार्टी है, वो दोनों कहीं पे भी, घर में बैठकर, पार्क में बैठकर या कोई भी कहीं पे भी बैठकर, और बीच में आर्बिट्रेटर, क्या बोला गया, आर्बिट्रेटर, इस बीच में मध्यस्थता करके दोनों को सॉर्ट आउट, दोनों के प्रॉब्लम को क्या करवा देता है, सॉर्ट आउट करवा देता है। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर एक लीगल वर्ड है, ये हमेशा एक लॉयर या जज हो सकता है, लेकिन इसी के जैसा एक वर्ड आप देख सकते हो मेडिएटर। अगर नॉर्मली बेसिकली मोहल्ले में 2 लोगों में फाइट हो रही है और एक बंदा बीच में आकर दोनों को सॉल्व करवा देता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, मेडिएटर। आप ये भी समझते हो कि जब 2 लोगों में, 2 परिवार में मैरिज का सिचुएशन आता है, तो एक बीच में जो होते हैं ना कोई, ठीक है, दोनों तरफ से इस फैमिली से भी रिलेशन होता है और इस फैमिली से भी रिलेशन होता है और दोनों को मिलाने का काम करते हैं, तो ऐसे पर्सन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली मेडिएटर, है ना, मध्यस्थता करने वाले बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैरोल, ठीक है। पैरोल भी क्या समझते हो, जैसे किसी पर्सन को कन्विक्ट हो गया, वो जेल में 5 साल 10 साल जितने साल की भी सजा हो गई, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि वो जेल में जाने के बाद उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, वो उसे बहुत ही ज्यादा रियलाइजेशन हो गया कि हाँ मेरे साथ गलती हुई, मुझसे गलती हुई, और वो अपने जेल में बहुत ही अच्छा बिहेव सबके साथ रखता है, ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। कोई भी सारा काम जो उसको दिया जाता है बहुत ही अच्छे से करता है, तो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर्स होते हैं, वो देखकर उसके बिहेवियर को देखते हुए जितने साल की उसकी सजा हुई है, जैसे 5 साल की सजा हुई, उसको पहले ही 3 साल में ही छोड़ने का डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इटिक्यूटी, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सोशल बिहेवियर, ठीक है ना। उसके बिहेवियर को देखते हुए उसको पहले छोड़ने का डिसीजन लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरोल। लेकिन अब यहाँ पे समझोगे, बेल एक टेम्पररी रिलीज है। बेल क्या होता है, एक टेम्पररी रिलीज, आपको थोड़े दिन के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन पैरोल एक परमानेंट रिलीज होता है, ठीक है। आपको कन्विक्शन होने के बाद अगर छोड़ दिया जाता है परमानेंटली, तो दैट इज कॉल्ड पैरोल। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिल, ठीक है। अब यहां पे देखोगे WILL, बिल तो हमारा एक मॉडल्स है बिल, तो वो बिल, और एक बिल का मतलब इच्छा भी होता है, और एक बिल, ये वो वाला स्पेलिंग सेम है, बट बिल का हिंदी मीनिंग यहाँ पे समझोगे लॉ में तो होता है वसीयत, ठीक है। आप लोग समझते हो वसीयत क्या होता है। अब देखोगे वसीयत बेसिकली किस चीज की बनाई जाती है, ठीक है। तो वसीयत बेसिकली किस चीज की, प्रॉपर्टी की, ठीक
ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किस चीज, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी उस चीज का बिल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होता है, जो लीगेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उस चीज का कभी भी बिल नहीं बनाया जाता। बिल किस प्रॉपर्टी का बनाया जाता है, जो आपके पापा जी ने अपनी मेहनत से अपने लाइफ में कमाया। जैसे कि एक प्रॉपर्टी जो आपके दादाजी ने अपने आपके पापा को दी, ठीक है, लेकिन पापा जी ने अपने लाइफ में एक प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी पे बेटे का कोई भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आपके लीगेसी पैटर्नल प्रॉपर्टी जो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है उस पे आपका अधिकार है, लेकिन आपके पापा जी जो अपने लाइफ में कमाए उस चीज की क्या बना सकते हैं, वो बिल। बिल का मतलब क्या हुआ, वसीयत, ठीक है। उसमें लिखा हुआ होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे डेथ के बाद ये पर्सन को दिया जाएगा, चैरिटी में दिया जाएगा, जो कुछ भी उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव कोडिसिल। कोडिसिल क्या होता है, देखो, ठीक है, अब क्या होता है कि वसीयत बना दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या होता है फिर वसीयत बनाने के बाद भी कोई पर्सन अगर 10 साल तक जिंदा रह गए और उस 10 साल में भी उन्होंने और प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, एक बार तो बिल बन गया, तो बिल में क्या होता है, एडिशन करने का भी एक प्रावधान होता है, कहाँ पे चांस होता है, ठीक है। तो बिल में और एडिशन किया जाता है कि जो और रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो किसको किसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसमें से कुछ हटाया भी जा सकता है, पहले जो कुछ लिखा हुआ था उसको हटाया भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन को रिमूविंग एंड एडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है ना, उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ उसमें कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड किया जाता है या डिलीट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोडिसिल, ठीक है। अब देखो इंटेस्टेट क्या होता है, एक वर्ड, अब एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रॉपर्टी का बिल बनाए हुए ही डेथ, एक ऐसे पर्सन जिसका डेथ हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी का बिल बिना बनाए, ठीक है, वो अपना वसीयत नहीं तैयार कर पाए और उनका पहले ही डेथ हो गया, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं, कैसे आप सेंटेंस बनाओगे, ही डाइड इंटेस्टेड। इंटेस्टेड मतलब कैसे डेथ हो गया, बिना बिल बनाए, बिना वसीयत बनाए हुए डेथ हो गया, दैट इज कॉल्ड ही डाइड इंटेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ज्यूरी एंड परज्यूरी। लास्ट 2 वर्ड्स वी हैव ज्यूरी। तो ज्यूरी, आप लोग जज तो समझते हो, जज क्या होता है, ठीक है ना। अगर जज को ग्रुप में कर दिया जाए ना, ग्रुप ऑफ जजेस, क्या बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ जजेस, तो ग्रुप ऑफ जजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरी। ज्यूरी, ठीक है, जब 4-5 जज एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पे, किसी चीज पे डिसीजन लेने का, किसी चीज पे वर्डिक्ट देने का काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ज्यूरी, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो राम मंदिर पे कुछ दिन पहले डिसीजन लिया गया था, तो वो किस डिसीजन किसने, ज्यूरी ले ली। ज्यूरी बोलने का मतलब 3-4-5 जज मिलकर लिए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली अब इंडिया में भी धीरे धीरे प्रावधान आ गया ज्यूरी का, ठीक है। अब ऐसे बाहर बहुत दिन से, अमेरिका वगैरह में बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव परज्यूरी। अच्छा, ये ज्यूरी सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ज्यूरी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो सकता है। आप सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो सिंगुलर कब होगा, प्लूरल। अगर डिसीजन ले लिया गया, क्या कर लिया गया, अगर डिसीजन ले लिया गया तो डिसीजन तो तभी ना हो पाएगा जब सबका ओपिनियन सेम हो, जब सब एक ही सोच रखते हो, तो वहां पे ज्यूरी के साथ आप कौन सा वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर डिसीजन नहीं हो पा रहा, ठीक है, डिसीजन नहीं हो पा रहा मतलब क्या है कि सबका ओपिनियन क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो वहां पे आप लोग वर्ब के साथ क्या यूज, यहाँ पे सारे जो जज हैं वो बट गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस वजह से वर्ब यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल। लास्ट वर्ड वी हैव परज्यूरी, ठीक है ना। परज्यूरी क्या होता है बेसिकली, अब जैसे कोर्ट में क्या होता है, कुछ भी बोलने के लिए, जैसे किसी के खिलाफ है ना, सबूत पे ऐसा बोलते हो ना आप लोग, एविडेंस के तौर पे कुछ बोलने के लिए, उसके तरफ से कुछ बोलने के लिए कोर्ट में ऑफर दिया जाता है बेसिकली। अब शपथ दिलाया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो है ना, ऐसा बोला जाता है ना कि जो कुछ भी बोलूंगा वो सच है, ठीक है, सच के सिवा कुछ नहीं, ऐसा बोला जाता है बेसिकली। लेकिन ओथ लेने के बाद भी अगर कोई पर्सन झूठ ही बोले जा रहा है, शपथ लेने के बाद, गीता पे हाथ रखने के बाद भी वो झूठ ही बोल रहा है ना, दैट एक्ट इज कॉल्ड परज्यूरी, ठीक है। ये और एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, ये भी एक ऑफेंस है कि आप शपथ लेने के बाद भी क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो वो जो गवाही देने आया है जो पर्सन, ठीक है, उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी भी सजा हो सकती है, क्योंकि ये भी क्या है, ऑफेंस है, ये भी एक क्राइम है, आप झूठ नहीं बोल सकते हो शपथ लेने के बाद, ठीक है। तो बेसिकली आप लॉ से रिलेटेड वर्ड समझ गए। स्टैट्यूट क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, लिटिगेंट्स, एफिडेविट, डेपोनेंट, कॉर्पोरेट, समन्स, रिट, सर्कमस्टेंशियल, बेल, कॉन्विक्ट, आर्बिट्रेटर, पैरोल, बिल, कोडिसिल, इंटेस्टेट, मेडिएटर, ज्यूरी एंड परज्यूरी, ठीक है। आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे सारे वर्ड्स को। आपको इसका यहाँ तक आप लोग बेसिकली इसका सारा लिखा हुआ जो है डेफिनेशन के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर नोट्स बना सकते हो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।